हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट पार्ट में। आज हम डिस्कस करेंगे कैलकुलेशन ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। हम कैसे निकालेंगे किसी का एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट। इस पर हम 2-4 न्यूमेरिकल से डिस्कस करेंगे क्या होगा एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला। मेरी बात ध्यान दीजिए, जो भी लोग चाहते हैं कि वो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें, उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट भैया क्या है, उनको कैलकुलेट करने आना चाहिए मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, प्लेलिस्ट में मेरे वीडियो देखिए, उसमें मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना मैंने बताया है, उसको कैलकुलेट करिए और देखिए कैसे कैलकुलेट होता है, क्योंकि विदाउट मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेशन आप एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला को कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज, जब भी किसी का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना हो, आपको सबसे पहले रटना पड़ेगा एटॉमिक मास। हाँ, बड़े क्वेश्चंस में एटॉमिक मास गिवन होता है, बट सबसे अच्छी चीज है कि कुछ एटॉमिक मास आप जान लीजिए। तो अब आइए शुरू करते हैं कि कैसे हम जानेंगे कि कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला। देखिए होता क्या है, एक फार्मूला होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू होता है क्या, एम्पिरिकल फार्मूला का होल एन। वेरी इंपॉर्टेंट, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू एम्पिरिकल फार्मूला का होल एन, वेयर एन इज इक्वल टू होता है मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला मास। ठीक है, यहां से यन आ जाएगा, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला मास। इंपॉर्टेंट चीज देखिए, एक दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कभी कभी क्या होगा, आपको मॉलिक्यूलर मास नहीं दिया होगा और दिया होगा वीडी। वीडी का मतलब होता है वेपर डेंसिटी, दिस इज नोन एज वेपर डेंसिटी। इसका फार्मूला होता है वेपर डेंसिटी का, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन 2। वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन 2, तो इसको इधर ले आओ, मतलब 2 इंटू वीडी इज इक्वल टू एम, माने क्या, मॉलिक्यूलर मास। तो अगर आपको वीडी दिया है वेपर डेंसिटी, तो 2 से मल्टीप्लाई करके तुम मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हो, अगर मॉलिक्यूलर मास गिवन ना हो। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या होती है वेपर डेंसिटी। ठीक है, ध्यान समझिएगा, इट इज द डेंसिटी ऑफ वेपर विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। ये वो डेंसिटी है वेपर की जिसको हम हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में जानते हैं। इट इज द डेंसिटी ऑफ वेपर विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, वेपर डेंसिटी की डिफिनीशन कब मिलती है। इट इज द डेंसिटी ऑफ वेपर विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ये हो गया वेपर डेंसिटी। सपोज करो तुमको अगर O2 की वेपर डेंसिटी निकालनी है, किसकी, O2 की वेपर डेंसिटी निकालनी है, तो ध्यान दो, वेपर डेंसिटी का फार्मूला होता है, आओ इधर लिखते हैं, तुमको O2 की वेपर डेंसिटी निकालनी है, तो वेपर डेंसिटी का फार्मूला होता है मॉलिक्यूलर मास अपॉन 2। ठीक है, अच्छा चलो, मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, मॉलिक्यूल कितना, 16 32, तो 32/2
इज इक्वल टू 16, ये इसकी आ जाएगी वेपर डेंसिटी। तो ऐसे हम निकालते हैं वेपर डेंसिटी। क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास अपान 2, तो 16 इंटू 2 32 अपान 2। तो यहां से हम कैलकुलेट कर लिए वेपर डेंसिटी। अगेन मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू एम्पिरिकल फार्मूला की पावर n। अब मेरी बात सुनिए, देखो भैया, अक्सर फिल्मों में डायलॉग होता है कि तुमको इनके पास तक पहुंचने से पहले मेरी लाश से गुजरना पड़ेगा। तो ध्यान दो, जब भी तुमको मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है, तुमको एम्पिरिकल फार्मूला की लाश से गुजरना पड़ेगा। जब तक तुम एम्पिरिकल फार्मूला नहीं निकाल पाओगे, तब तक तुम मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। मतलब ये मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए एम्पिरिकल फार्मूला आपको निकालना पड़ेगा। अब कैसे होगा? देखिए, मैं कुछ क्वेश्चन से डिस्कस करूंगा कि कैसे इसको आप सॉल्व करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले मैं आपको एम्पिरिकल फार्मूला निकालना सिखाऊंगा कि कैसे एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करते हैं, किस तरीके से एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, देखिए हमारे सामने एक क्वेश्चन है, एक हमारे पास क्वेश्चन है। वो क्या है? अ कंपाउंड contain 34.8% ऑक्सीजन, 52.2% कार्बन एंड 13.0% हाइड्रोजन। What is its empirical formula? What is its empirical formula and formula mass? ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए, ऐसा कोई भी क्वेश्चन तुमको मिले, इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आपको मिलेगा, तो सबसे पहले चार्ट बनाना है आपको। पहला बनाएंगे हम एलिमेंट का, ठीक है, फिर बनाएंगे हम परसेंट का, फिर बनाएंगे एटॉमिक मास का, फिर बनाएंगे परसेंट अपॉन एटॉमिक मास का, और लास्ट बनेगा सिंपल रेशियो। किसका? सिंपल रेशियो। ठीक है, आइए जानते हैं। एलिमेंट क्या है तुम्हारे पास? ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन। आओ लिखते हैं, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन। आओ परसेंट लिखते हैं। ऑक्सीजन है 34.8%, कार्बन है 52.2%, हाइड्रोजन है 13.0%। आओ एटॉमिक मास लिखते हैं। ऑक्सीजन का 16, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1। आओ परसेंट अपान एटॉमिक मास लिखते हैं। मतलब 34.8 बाई 16, 52.2 बाई 12 और 13.0 अपान 1। ठीक है, देखो इसको कैलकुलेट करने पर ये लगभग आएगा 2.175, ये आएगा 4.35 और ये आने वाला है 13। कितना आएगा? 13 आएगा। ठीक है, अब कैलकुलेट आप कर लीजिएगा, मैं कैलकुलेट करके पहले से लिख रखा हूं ताकि बताने में थोड़ा आसानी हो। ये आ गया 2.175, ये आ गया 4.35, ये आ गया 13। अब मेरी बात सुनो, सबसे खतरनाक ये है सिंपल रेशियो। कैसे कैलकुलेट करेंगे सिंपल रेशियो? ध्यान दो, परसेंट अपान एटॉमिक मास के कैलकुलेट करने के बाद जो भी आया हो, उसमें जो सबसे स्मॉल डिजिट हो, कौन सी है? ये, उसी से सबको डिवाइड कर दो, सिंपल रेशियो आ जाएगा। मतलब 2.175 अपान 2.175। ठीक है, ये हो जाएगा 4.35 अपान 2.175। ये हो जाएगा 13 अपान 2.175। ये हो गया 1,
ये हो गया 2, ये लगभग 6 के करीब आएगा। ये तुम्हारा निकल गया सिंपल रेशियो। क्या किया मैंने, सबसे स्मॉल डिजिट से सबको डिवाइड कर दिया। अब देखो ऑक्सीजन कितनी बार आया, 1 बार, कार्बन कितनी बार, 2 बार, हाइड्रोजन कितनी बार, 6 बार। तो इसको आप लिख सकते हैं, ये हो गया O कितनी बार, 1 बार, तो अगर 1 होता तो नीचे 1 नहीं लिखते हैं। कार्बन कितनी बार, 2 बार, तो 2। हाइड्रोजन कितनी बार, 6 बार, जितनी बार हो नीचे लिखिए। अब सीधा कर दें तो लिख सकते हैं C2H6O। ठीक है, दिस इज योर व्हाट इंपिरिकल फार्मूला। ये आ गया तुम्हारा इंपिरिकल फार्मूला। ऐसे जो फार्मूला निकल कर आता है उसको हम बोलते हैं इंपिरिकल फार्मूला। अच्छा देखिए, अब इसमें पूछा है कि फार्मूला मास क्या होगा, तो चलो मास निकाल लो इसके फार्मूले का। मास, कार्बन का एटॉमिक मास कितना, 12 इंटू 2 हो गया 24, और प्लस 6 बन जा 6, और ये 16, तो 16 और 6 कितना हो गया, 22 और 24। ठीक है, ये आ गया 46। दिस इज नोन एज द फार्मूला मास। तो ये हो गया इसका फार्मूला मास। तो ऐसे हम निकालते हैं इंपिरिकल फार्मूला और फार्मूला मास। तो मुझे लगता है कि बात आपको समझ में आई होगी। अब देखिए, मैं क्वेश्चन बदल रहा हूं, लगाएंगे उसी तरीके से, लगाएंगे उसी तरीके से। तो चलिए, हमारे पास चार्ट तो सेम रहेगा, चार्ट हमारे पास सेम रहेगा, हम थोड़ा क्वेश्चन में बदलाव कर देंगे, क्वेश्चन में थोड़ा चेंजिंग करेंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अ कंपाउंड contains 26.6% K, मीन्स व्हाट, पोटेशियम। ठीक है, 35.4% क्रोमियम मीन्स Cr, क्रोमियम, एंड 38.1% ऑक्सीजन। ठीक, कैलकुलेट इट्स व्हाट, कैलकुलेट इट्स एम्पिरिकल फार्मूला एंड इट्स मास। ठीक है, चलिए आइए, सबसे पहले चार्ट एलिमेंट का, फिर परसेंट का, एटॉमिक मास का, ये। ठीक है, एलिमेंट क्या है, पोटेशियम है, फिर क्रोमियम है, फिर ऑक्सीजन है। ठीक है, परसेंट कितना है, 26.6 है, ये है 35.4। ठीक है, ये इसका आंसर है, और ये कितना है, ये है 38.1। मास कितना है, पोटेशियम का मास लगभग 39 होता है, क्रोमियम का जो मास होता है, ठीक है, क्रोमियम का एटॉमिक मास आपका होगा 52। ठीक है, इसका होता है 52 और ऑक्सीजन का होगा 16। अब देखिए यहां से एक फायदा है, यहां से आपको एक नया मास मिल गया क्रोमियम का, इसको रट डालिए। क्रोमियम का एटॉमिक मास कितना होता है, 52। आइए परसेंट अपॉन एटॉमिक मास, 26.6 अपॉन 39, 35.4 अपॉन 52, 38.1 अपॉन 1 अपॉन 16। ठीक है, देखो इसको तुम कट कुट करोगे तो ये तुम्हारा आएगा 0.68, ये तुम्हारा आएगा 0.68, ये तुम्हारा आएगा 2.38। ठीक है, चलो सिंपल रेशियो निकालना है, बोलो सबसे छोटी डिजिट तो यही है ना, तो कितना हो गया 0.68 अपॉन 0.68, ये आ गया 1। 0.68 अपॉन 0.68, ये कितना आ गया 1। ये 2.38 अपॉन 0.68, तो ये लगभग होना चाहिए 6 ये आएगा लगभग आपका 3.5। ठीक है, ये तुम्हारा लगभग आ रहा है 3.5। अब मेरी बात सुनो, चलो फार्मूला लिखते हैं, फार्मूला तो K1 तो 1 नहीं लिखेंगे,
Cr1 तो इसके नीचे 1 नहीं लिखना है। O कितना हो गया 3.5। क्या किसी फार्मूले में आपने ऐसा लिखा देखा है? ऐसा केवल नॉन स्टोइचियोमेट्रिक टाइप के कंपाउंड में होता है। अब नई बात सुनिए, अगर कभी सिंपल रेशियो में ऐसा लिखा आए, कोई पॉइंट में आ जाए, तो तुम ऐसे स्मॉलेस्ट डिजिट से उसको मल्टीप्लाई कर दो कि कंप्लीट हो जाए। आओ 1 से करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आओ 2 से करें तो 1 इंटू 2 ये 2 हो गया, यहां भी 2 से करना पड़ेगा, यहां भी 2 से करना पड़ेगा तो 7 हो गया। ये 2 ये 2 ये कितना 3.5 2 जा कितना हो गया 7। अब इसको लाओ भैया इंपिरिकल फार्मूला में, तो क्या हो गया? ये हो गया K2Cr2O7, दिस इज नोन एज द पोटेशियम डाइक्रोमेट। गेट खुली रखे हुए K2Cr2O7, दिस इज नोन एज पोटेशियम डाइक्रोमेट। गेट खुल दी कोई आया है, दिस इज नोन एज द पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये बन गया K2Cr2O7। तो ये रहा तुम्हारा इंपिरिकल फार्मूला। अब अगर मास तुमको कैलकुलेट करना है तो क्या करोगे? सबका एटॉमिक मास दिया है, खटाखट मल्टीप्लाई करके मास कैलकुलेट कर लीजिए। आइए एक और क्वेश्चन पे बात करते हैं, ठीक है? आइए एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। देखिए ये चार्ट तो हमारे लिए कॉमन रहेगा, ये चार्ट हमारे लिए कॉमन रहेगा। मैं क्वेश्चन की अलग अलग वैरायटीज बता रहा हूं। देखिए पहली वैरायटी सिंपल थी, दूसरे में थोड़ा आपको एक दूसरे तरीके से कैलकुलेट करना था। देखिए तीसरे क्वेश्चन को हम चेंज करेंगे, थर्ड क्वेश्चन चेंज करेंगे, ठीक है? इसमें हमको मॉलिक्यूलर मास निकालना है, ठीक। देखिए क्वेश्चन है अ कंपाउंड ऑफ कार्बन, कंपाउंड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन contain these elements in ratio क्या रेशियो दिया है? 9:1:3.5। कैलकुलेट द शॉर्ट में लिख रहा हूं इंपिरिकल फार्मूला एंड इफ इट्स मॉलिक्यूलर मास 108, तो क्या करना है? कैलकुलेट इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला। दो चीजें, मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करना है और आपको कैलकुलेट करना है इंपिरिकल फार्मूला। आइए चलिए देखते हैं। अब एक बात ध्यान दीजिए, अगर कहीं रेशियो दिया हो तो उसको भी हम परसेंट की तरीके से ट्रीट करते हैं। तो एलिमेंट क्या है? देखिए पहला एलिमेंट है कार्बन, दूसरा है हाइड्रोजन, तीसरा है नाइट्रोजन। आइए रेशियो देखिए, कार्बन का हो गया 9, हाइड्रोजन का हो गया 1 और नाइट्रोजन का हो गया 3.5। एटॉमिक मास 12, 1 और नाइट्रोजन का होता है 14। आइए परसेंट अपॉन एटॉमिक मास की बात करें तो हो गया 9/12, ये हो गया 1/1, ये हो गया 3.5/12, तो ये तो 1 ही आएगा। और ये जो तुम्हारा कैलकुलेट होगा ये लगभग 0.75 के करीब आएगा और ये तुम्हारा आएगा 0.25, ठीक है? तो देखिए सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट क्या है? ये है 0.25। इसी से सबको हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारा निकलेगा 0.75/0.25, ये हो गया 1/0.25 और ये हो गया 0.25/0.25, ये तो 1 आ गया, ये लगभग 4 आएगा, ये तुम्हारा आ गया 3। तो देखिए जो आपका इंपिरिकल फार्मूला बना वो C कितनी बार? 3 बार, तो हो गया C3, H कितनी बार? 4 बार, तो H4 और N 1 बार। दिस इज योर इंपिरिकल फार्मूला। लेकिन अभी तुम्हारा क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है क्योंकि तुमको क्या निकालना है? मॉलिक्यूलर फार्मूला। देखिए मैंने एक फार्मूला आपको बताया था कि मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू इंपिरिकल फार्मूला की पावर n, इंपिरिकल फार्मूला की पावर n। तो तुम्हारा इंपिरिकल फार्मूला ये आए, तो आइए इसको फार्मूले से अटैच करते हैं।
मतलब तुम्हारा मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया C3H4n की पावर स्मॉल n। अब आओ कैलकुलेट करते हैं स्मॉल n। तो स्मॉल n का फार्मूला होता है मॉलिक्यूलर मास अपान, शॉर्ट में लिख रहा हूं इंपिरिकल फार्मूला मास। तो मॉलिक्यूलर मास तो हमेशा गिवन रहता, कितना दिया है 108। आइए कैलकुलेट करते हैं इंपिरिकल फार्मूला मास। ठीक है, देखिए 12 इंटू 3 कितना हो गया 36, ये कितना हो गया 4 और ये कितना हो गया 14। तो अगर हम इसको काउंट करेंगे तो हमारा फार्मूला मास आ जाएगा। तो ये लगभग हो गया, मान के चलिए कि 28 और 36, ये आ गया 54। कितना आ गया 54। तो हमारा इंपिरिकल फार्मूला मास 54 आया। इससे आप डिवाइड करोगे 2 आएगा। एक बात गौर से समझिएगा, अक्सर जब भी तुम्हारा मॉलिक्यूलर फार्मूला, सॉरी जब भी तुम n कैलकुलेट करोगे तो यह 1 2 3 4 इसी तरीके से है, कोई लार्ज डिजिट नहीं आती है। आओ इस सिस्टम में रखो। क्या हो गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू क्या था C3H4n का होल क्या था, n था ना, n। तो n कितना आ गया 2, यहां 2 लगा दो। अब इसमें सब में मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा कितना हो गया 6, ये हो गया C6। ठीक है, 4 2 जा कितना हो गया 8, दिस इज H8 और ये ट्वाइस हो गया, दिस इज N2। अब दिस इज योर व्हाट मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो ये रहा इंपिरिकल फार्मूला, ये रहा मॉलिक्यूलर फार्मूला। देखिए ये 2-3 क्वेश्चंस की वैरायटीज थी कि कैसे हम कैलकुलेट करेंगे इंपिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ क्वेश्चन पेपर दूंगा, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें दूंगा जिससे आप इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हाँ, एक चीज और, इस क्वेश्चन की एक और वैरायटी है जो मैं आपको मोल कंसेप्ट कैलकुलेट करते समय बताऊंगा। यहां तो डायरेक्ट परसेंटेज गिवन है, कभी कभी ये परसेंटेज गिवन नहीं होता है। तो अगर परसेंटेज नहीं गिवन है तो हमको परसेंट कैलकुलेट करना होता है, परसेंट कैलकुलेट करके तो यहां पर पहुंचना होता है। देन हम इंपिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला को कैलकुलेट करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग इंपिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला।